हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं और आज हम लोग इसमें प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित जो हमारा लेसन चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये आने वाले यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, जेपीएससी एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के चाहे जो भी आप पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या देने वाले हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है, वहाँ के प्रीलिम्स में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से ये आपको लाभकारी होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास एक देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पृथ्वी का इतिहास है उसको जानने के क्या तरीके हैं। तो अलग अलग एक जो भूगर्भ शास्त्री है वो क्या मानते हैं। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल के आधार पर डिवीज़न किया जाता है वो क्या होता है। तो हम लोगों ने भूगर्भ शास्त्री के द्वारा जो विभाजन किया गया उसको हम लोगों ने देखा था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी युग में बांटा गया है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी जो है उसी को पैलियोज़ोइक युग कहते हैं, फिर जो द्वितीयक है उसको मीसोज़ोइक कहते हैं, फिर जो तृतीयक और चतुर्थक है यानी क्वाटरनरी और टर्सरी और क्वाटरनरी दोनों को मिक्स करके कहा जाता है सीनोज़ोइक। फिर सीनोज़ोइक का हम लोगों ने देखा था कि उसको 7 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से अंतिम 2 है उसको हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें अंतिम 2 क्या थे, एक था प्लीस्टोसीन और दूसरा था होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन के बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मानव का विकास हुआ और किस प्रकार आरंभिक मानव से लेकर आधुनिक मानव का विकास हुआ। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे कि जो प्रवासन है वो कैसे हुआ, जनसंख्या का प्रवासन कहाँ से कहाँ हुआ और सबसे पहले कहाँ पे हुआ, फिर भारत में जनसंख्या का विकास कैसे हुआ। तो आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र का जो जनसंख्या का प्रवास होता है, प्रवास यानी कि जो माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जनसंख्या का प्रवासन होता है, वो किसी भी कालखंड में होता है और उसके द्वारा पता चलता है कि हाँ इस टाइम पीरियड में यहाँ से जनसंख्या इस जगह पे गई। उसी प्रकार मनुष्यों का भी एक इतिहास रहा है। जो अगर हम पिछले क्लास को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो आधुनिक मानव थे उनका विकास सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, अफ्रीका में देखा गया था। उसका टाइम पीरियड मैंने बताया था, तो वो था 1,95,000 वर्ष से लेके 1,30,000 वर्ष के बीच में जो अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधुनिक मानव का विकास हुआ था। और यहीं से फिर आरंभिक मानव जो है यहाँ से अफ्रीका से ही एशिया में आए थे। और ये एशिया में आने का जो इनका टाइम पीरियड है वो है कितना, 70,000 वर्ष पहले। और इन्हीं को ही आरंभिक भारतीय भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं जो एशिया में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भारत आने के बाद फिर ये अलग अलग जगह पे ये बस गए। और इसमें हम देखें तो अलग अलग हम समूह के लोग यहाँ पे आए। एक तो अफ्रीका से आए, उसके बाद जो ईरानी कृषक थे उनका प्रवासन हुआ भारत में। जो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत ना कहने से अच्छा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, ठीक है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं वहाँ पे ईरानी कृषक जो है उनका प्रवास हुआ। और इनका समय है 7,000 से लेके 30,000 ईसा पूर्व तक के बीच जो है ये भारत में आए। और इन्हीं के द्वारा जो है पहली नगरीय सभ्यता, जिसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नींव रखा गया। तो किसके द्वारा, जो ईरानी कृषक थे उनके द्वारा। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आर्य। आर्य भी एक समूह थे। तो आर्य कौन थे,
तो सबसे पहले तो यही एक प्रश्न आता है। हालांकि आर्य के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। कोई विद्वान मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हैं, कोई मानते हैं कि तिब्बत से आए हैं। तो अलग अलग विद्वानों का मत है। हालांकि हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें हम लोग आर्य को डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको जानना है कि आर्यों का जो आगमन हुआ है वो कब से कब के बीच में हुआ। तो 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे भारत के इधर, यहाँ पे ये पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे जो क्षेत्र है जिसमें आता है आपका तुर्कमेनिस्तान आता है, उज़्बेकिस्तान आता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे जो देश हैं वो मध्य एशिया में आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों से आर्यों का आगमन हुआ था। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आर्य क्या थे, पशुचारक थे, कृषक थे या फिर क्या थे, तो ये क्या थे? पशुचारक थे। अगर कृषक की बात करें तो ये कृषक नहीं थे, ना ही ये नगरीय सभ्यता से संबंध रखते थे। तो ये दोनों ही बातें इसके संबंध में गलत है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक समूह और आया था, जो वो कहाँ से आए थे? वो चीन से आए थे। ठीक है, इसी समय में क्या हुआ था? एक समूह चीन से दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए पूर्वी भारत में प्रवास किया। ये अपने साथ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं और चावल की नई किस्में लेकर भारत आए। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो कहाँ से लोग आए थे? चीन से आए थे और दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए, और इन्होंने अपने साथ क्या लगा? जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है वो अपने साथ लेके आए और चावल की नई किस्म साथ लेकर भारत आए। तो ये जनसंख्या के प्रवास से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्राचीन समाज है उनका विकास कैसे हुआ उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इससे संबंधित 2 सिद्धांत प्रायः प्रचलित हैं। जो पहला सिद्धांत है उसको कहते हैं विकासवादी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है विसरणवादी सिद्धांत। जो विकासवादी सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक रहे हैं उनका नाम है लुई मॉर्गन। ठीक है, क्या नाम है? लुई मॉर्गन। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका कहना है जिस प्रकार जीव विज्ञान में जीवों का विकास होता है, ठीक है, जीव का जिस तरह से विकास होता है उसी प्रकार किसी भी संस्कृति का विकास होता है। जैसे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो समाज है, समाज का क्या होता है? जैसे कोई एक जीव है तो जीव क्या होता है? उसका एक क्रमिक विकास होता है। उसी प्रकार समाज का भी क्या होता है? इसका भी क्या होता है? क्रमिक विकास होता है, क्रमिक विकास। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया और इनका कहना था कि, यानी हम कह सकते हैं जो इस सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है, कोई भी संस्कृति होता है तो वो पहले क्या होता है? पहले जंगली अवस्था में जाता है, फिर उसके बाद बर्बर अवस्था में उससे गुजरता है, जंगली अवस्था के बाद बर्बर अवस्था, और फिर बाद में जाके वो सभ्यता की अवस्था में पहुंचता है। यानी कि पहले वो जंगली होता है, फिर वो बर्बर अवस्था में पहुंचता है, फिर उसके बाद क्या होता है? अंतिम में सभ्यता की अवस्था में पहुंचता है। तो यही एक साइकिल आप कह सकते हैं, ये विकासवादी सिद्धांत कहता है। अब हम बात करें विसरण, और ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? ये 1877 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और वहीं अगर हम बात करें विसरणवादी सिद्धांत, तो ये क्या मान के चलता है कि जो विकास है वो कोई एक क्षेत्र में होता है, मान लेते हैं यहाँ पे होता है, अब फिर यहीं से इस क्षेत्र से विकास होने के बाद वो बाकी के क्षेत्रों में व्यापार के माध्यम से या फिर जनसंख्या प्रवास के द्वारा या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा, सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा क्या होता है? अलग क्षेत्र, बाकी क्षेत्रों में वो फैलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इस क्षेत्र में विकास हो गया। अब विकास होने के बाद क्या होगा? यहाँ से लोग व्यापार करने कोई और अन्य क्षेत्र में जाएंगे,
तो फिर इन्होंने जो कुछ सीखा है तो फिर वहाँ पे वो पहुँचेगा। उसके बाद कुछ लोग हैं जो प्रवास करेंगे, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने चले जाएंगे, तो उसके द्वारा भी कुछ जो चीज़ें हैं, तकनीक है, उसके बाद सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो वहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद कुछ होता है कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, मतलब सांस्कृतिक कार्यों से लोग इधर से उधर जाते हैं, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, विकास समाज का होता है। तो यही दो सिद्धांत प्रचलित हैं कि समाज का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। अब हम देखें जो समाज की जो प्राचीन समाज है, ठीक है, जो प्राचीन समाज है उसकी अवस्थाएं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन अवस्थाओं का जो विभाजन किया गया है वो पत्थर के औजारों के आधार पर किया गया है। यानी कि जो मानव थे, जो प्राचीन मानव थे, वो किस प्रकार के औजार उपयोग करते थे, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। किसका? समाज का। इसका एक अलग अलग अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजारों के आधार पर प्राचीन समाज की अवस्थाएं। तो इसको हम लोग मुख्यतः दो अवस्थाओं में बांट कर देखते हैं। एक तो है पाषाण काल, दूसरा है धातु युग। पुनः धातु युग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसको कहते हैं ताम्र युग, और दूसरा क्या है, लौह युग। अगर पाषाण काल की बात करें तो जो पाषाण काल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो औजार हैं, ये औजार के रूप में किसका प्रयोग हो रहा था यहाँ पे पत्थर का, यानी केवल पाषाण का, कह सकते हैं केवल यहाँ पे केवल पाषाण का ही औजार प्रयोग किया जाता था। और इसी से संबंधित है फिर इसका डिवीज़न किया गया है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल में। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ताम्र युग। ताम्र युग में क्या होता है, यहाँ पे जो औजार के रूप में किसका प्रयोग होता है, तांबे का प्रयोग होता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि इस युग में जो कांस्य है, जो कांसा है, कांसा का भी संबंध क्या है, ताम्र युग से ही माना जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो उसमें दोनों ही भाग थे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो ताम्र युग है और जो कांस्य युग है, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ताम्र युग के पार्ट हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लौह युग। लौह युग में क्या हुआ, यहाँ पे जो औजार के रूप में किसका प्रयोग होने लगा, लोहा का प्रयोग होने लगा। और यह इसका जो चरण माना जाता है वो 1100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, 1100 ईसा पूर्व, या फिर आप कह सकते हैं कहीं कि आपको 1000 ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो आपको 1100 से 1000 के बीच आपको याद रखना है, ये इसका चरण है लोहा का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाषाण काल है, पाषाण काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट, एक कह सकते हैं एक विद्वान थे जिसका नाम था क्या, जॉन लुबाक। जॉन होगा लुबाक। इन्होंने पाषाण काल को दो चरणों में विभाजित किया था। एक तो इन्होंने माना पूरा पाषाण काल और दूसरा क्या था, नव पाषाण काल। लेकिन आगे चल के एक और विद्वान हुए जिनका नाम था एडवर्ड लारटेट। इन्होंने क्या किया, जो उपकरण थे, उपकरण का इन्होंने स्टडी किया। फिर उपकरण जो मानव प्रयोग करते थे उसके आधार पर फिर इन्होंने अलग अलग रूप में फिर इसको विभाजित किया। किसको, जो पूरा पाषाण काल है उसको अलग अलग चरणों में इन्होंने मतलब बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। फिर कुछ समय के बाद जो पूरा पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है, इसके बीच में एक संक्रमण का काल एक देखा गया और विद्वानों ने इसे फिर एक संक्रमण काल के रूप में मध्य पाषाण काल को भी शामिल कर दिया, इसमें इसको जोड़ दिया गया। तो
तो सबसे पहले जॉन लुबाक ने दो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बताया। उसके बाद जो एडोल्फ लार्टेट है उन्होंने फिर पूरा पाषाण को 3 भागों में बांट दिया। और इसका क्या आधार इन्होंने माना, जो औजार थे, औजार के विशेषताओं के आधार पर इन्होंने इस कालखंड को अलग अलग नाम दिया। और उसके बाद फिर विद्वानों ने क्या किया, एक संक्रमण काल के रूप में मध्य पाषाण काल को शामिल किया। तो इतना हम लोगों ने समझा। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट को, जो भी आपको डाउट होगा उसको दूर करने का। उसके बाद अगर हम बात करें जो निम्न पूरा पाषाण काल है, तो इसका अगर टाइम पीरियड हम देखें तो यहाँ पे हम लोग इसका भी और टाइम पीरियड देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है लाखों वर्ष पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व। उसके बाद इस समय कुछ क्षेत्रीय संस्कृति थी जो विकसित हुई, जैसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति। उसके बाद ये चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति थी कहाँ पे, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पे। उसके बाद हस्त कुठार संस्कृति, जिसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, मद्रास संस्कृति, ठीक है, मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इसको, ये जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम, ठीक है, तो ये पल्लवरम में है। उसके बाद कह सकते हैं कि अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पूरा पाषाण कालीन स्थल में, जैसे कि सिंधु गंगा का जो मैदान है उसको छोड़कर जो भी भारतीय उपमहाद्वीप हैं वो अलग अलग जगहों में पूरा पाषाण कालीन स्थल खोजे गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है, जो सिंधु गंगा का मैदान है ये इन क्षेत्रों में पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं खोजे गए हैं, ठीक है, तो बाकी जगहों में खोजे गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मध्य पूरा पाषाण काल है, जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसमें जो भी परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे अलग अलग। यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू पहले हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जो मैंने बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और इसको एक कंपैरेटिव स्टडी के जैसा हम लोग पढ़ेंगे कि इस समय में जो जलवायु की स्थिति कैसी थी, इस समय तकनीक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता था, जो समाज किस तरह से विभाजित था। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आर्थिक गतिविधियाँ की क्या क्या किसमें होता था। तो हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इस तीनों के बारे में। और वहीं पे हम लोग जो निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल, उसको भी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है, जो कि भारत में, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान को भी इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पे जो जैसे बहुत सारे स्थल हैं, इसमें मैप में तो आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा मैप में देखने में। जैसे यहाँ पे है भीमबेटका है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आदमगढ़ है, फिर उसके बाद है पट्टने हैं, ये पट्टने हैं आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे और इस मैप को मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं क्लियर थोड़ा मैप लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है उसको यहाँ पे दिखाया गया। जैसे और भी कुछ नाम है, जैसे कि कालपी है, ठीक है, कालपी है पूरा पाषाणकालीन स्थल। उसके बाद ये कहाँ पे है स्थित है, ये यूपी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी जगह हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको
अच्छे से मैप को मैं कोशिश करूँगा क्योंकि थोड़ा ब्लर इसमें आ गया है। अब हम लोग जो मध्य पाषाण काल है इसके बारे में अगर देखें तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 से लेके 6,000 ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पूरा पाषाण पढ़ा तो पूरा पाषाण कब से कब पढ़ा, लाखों वर्ष पूर्व होगा इसका, लाखों वर्ष पूर्व से कब तक 10,000। अब फिर मध्य पाषाण काल है 10,000 से लेके 6,000, और वहीं जो नव पाषाण होगा, नव पाषाण काल, उसका जो टाइम पीरियड है वो फिर है 6,000 के बाद। ठीक है, 6,000 से लेके उसके बाद जो समय आया वो किसका है, नव पाषाण काल का। तो ये मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि यूपी में है सराय नाहर राय, ये हो गया। उसके बाद एक स्थल है दमदमा है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर महाराष्ट्र का पट्टने है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान में है ये बागोर राजस्थान का है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। तो ये सारे जो स्थल हैं वो क्या है, मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण से जो नव पाषाण है उसके बीच एक प्रत्यक्ष संक्रमण का काल दिखता है। ठीक है, नव पाषाण काल, इसके बीच जो है एक प्रत्यक्ष संक्रमण का काल दिखता है, मतलब, और इसका पता किसे चलता है, ये कहाँ पे दिखता है, एक के बीच संक्रमण। इस संक्रमण का जो हम साक्ष्य दे सकते हैं कहाँ पे, ये है बेलन घाटी। तो कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ पे मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच में एक प्रत्यक्ष संक्रमण का काल दिखता है। तो ये क्या होगा, उसका आंसर होगा बेलन घाटी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने रेखांकित करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे है महादहा है, सराय नाहर राय है, उसके बाद है यहाँ पे पचमढ़ी है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे जगह, यहाँ पे पट्टने हैं, यहाँ पे देखिए ये बागौर है, बागौर जगह है राजस्थान में। तो ये सारे जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ इसमें बहुत कम बताया जा रहा है। उसके बाद है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 6,000 ईसा पूर्व के बाद, और ये सबसे विकसित चरण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो मानव थे वो हंटर गैदरर के रूप में थे, लेकिन इस नव पाषाण काल में जो मानव है वो शिकारी और खाद्य संग्रहक की अवस्था से आकर किस में आ गए, ये आ गए खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गए। खाद्य उत्पादक यानी कि पहले के जो, यानी कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में जो मानव थे वो शिकारी और खाद्य संग्राहक की अवस्था में थे, लेकिन इस अवस्था में क्या हुआ, मानव खाद्य संग्राहक से लेके खाद्य उत्पादक बन गया। तो इस कारण से इसका काफ़ी महत्व है, और ये इसी की वजह से सबसे विकसित चरण माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन जो नवपाषाण कालीन स्थल की खोज हुई है वो कहाँ पे है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे है, ये पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है बलूचिस्तान, तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़, और ये सबसे पुराना नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें
और जैसे अब अफ़गानिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में कौन से हैं, मुंडी गाग ये है अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद जो उत्तर पश्चिम के जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं उनके संबंध में एक विशेषता है, उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। जो उत्तर पश्चिम के नवपाषाण स्थलों की विशेषता, ये विशेषता क्या है कि ये जो स्थल है वो ये स्थल सीधे नवपाषाण काल से ही अस्तित्व में आए। मतलब क्या हुआ, ये जो स्थल है उत्तर पश्चिम के, ये सीधे क्या है, सीधे नवपाषाण काल में ही अस्तित्व में आए। यानी कि इससे पहले ना तो पूरा पाषाण काल में इनके बारे में कुछ पता चलता है और ना ही मध्य पाषाण काल में, ठीक है, ना ही मध्य पाषाण काल में। यानी कि बाकी जो जगह था वहाँ पे जो संक्रमण आपको दिख रहा था, ये संक्रमण यहाँ पे नहीं दिखता। ये जो स्थल है वो सीधे नवपाषाण काल में ही अस्तित्व में आए। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहीं और अगर हम स्थलों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्थल हैं। जैसे कि जो विंध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोलडीहवा, ये भी क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। कोलडीहवा है। हालांकि इतना डिटेलिंग यूपीएससी में पूछ सकता है, बाकी जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें नहीं पूछा जाता कि कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है या फिर, लेकिन फिर भी आपको हो सके अगर पूछ दे। उसके बाद है महागरा, फिर उसके बाद चौपानी मांडो, ये भी क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या है, ये जो स्थल मैंने बताया कोलडीहवा, महागरा, चौपानी मांडो, तो यहाँ के जो लोग थे वो चावल उत्पादन से संबंध रखते थे। चावल उत्पादन से ये लोग जुड़े हुए थे। और यहाँ पे जो एक स्पष्ट यहाँ पे संक्रमण दिखता है, किसमें संक्रमण, यानी मध्य पाषाण काल और जो नवपाषाण काल है उसके बीच एक स्पष्ट संक्रमण यहाँ पे दिखता है, स्पष्ट संक्रमण। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे स्पष्ट संक्रमण देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको जो लेटेस्ट यहाँ पे है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो नवीनतम शोध है उससे क्या पता चला है कि जो मेहरगढ़ जो था, जो प्राचीन स्थल माना जाता था, उसे अब एक जगह है लाहुर देव, ये कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल की सीमा पर, मतलब नेपाल सीमा में है। नेपाल सीमा यानी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिला, ठीक है, यूपी में है, यूपी के संत कबीर जिला में है, वहाँ पे है। जिसको सबसे, जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है उसको सबसे पुराना नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है, नवपाषाण स्थल। तो पहले मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन नवीनतम शोध से जो सबसे प्राचीन नवपाषाण कालीन स्थल है वो कौन सा है, लाहुर देव है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लाहुर देव कहाँ पे है, तो ये नेपाल सीमा में, यूपी के, मतलब नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। संत कबीर जिला, वहीं पे लाहुर देव है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो
जो पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उससे संबंधित जो भी तकनीकी परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, उसके बाद जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए या फिर जो आर्थिक परिवर्तन हुए, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।